India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। India Legal presents Courts Roundup. पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी पर सर्वोच्च अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया है। 5 जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई की और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच इस मामले की सुनवाई की। बता दें आपको कि कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजप्रिय सहरावत द्वारा एक आदेश में की गई टिप्पणियों को हटा दिया, जिसमें अदालत की अवमानना मामले में कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए शीर्ष अदालत की आलोचना की गई थी। दरअसल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक असामान्य आदेश में उच्च न्यायालय की अवमानना कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट के समक्ष लंबित कुछ कार्रवाई के समक्ष में आपको बता दें कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट को निर्देश जारी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस राजप्रिय सहरावत की पीठ ने कहा है कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखा जाए तो इस प्रकार का आदेश मुख्य रूप से 2 कारकों से प्रेरित होता है। पहला, इस तरह के आदेश के परिणाम की जिम्मेदारी लेने से बचने की प्रवृत्ति जो संभवतः इस बहाने से उत्पन्न होने वाली है कि अवमानना कार्रवाई पर रोक का आदेश किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। वहीं दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को वास्तविकता से अधिक सुप्रीम मानने की प्रवृत्ति और उच्च न्यायालय को संवैधानिक रूप से उससे कम उच्च मानने की प्रवृत्ति है। पीठ ने हाईकोर्ट जज को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश पर विचार करते समय उनसे अधिक सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है। आदेश में पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश के आदेश में की गई टिप्पणियां अंतिम आदेश के लिए अनावश्यक थी। जो पारित किया गया, ऐसी टिप्पणियां पूरी न्यायिक मशीनरी को बदनाम करती है। इससे न केवल इस न्यायालय की बल्कि हाईकोर्ट की भी गरिमा प्रभावित होती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात वेसू पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक और सूरत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अग्रिम जमानत की अनदेखी यानी कि आदेश की अनदेखी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने और रिमांड पर लेने के लिए न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया है। न्यायालय ने अवमानना करने वालों को उनकी सजा तय करने के लिए 2 सितंबर 2024 को उपस्थित रहने को कहा है। याचिकाकर्ता, जिसका नाम धोखाधड़ी के अपराध के लिए एफआईआर में आरोपी के रूप में दर्ज किया गया, उसने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 8 दिसंबर 2023 को उनकी याचिका पर नोटिस जारी करते हुए न्यायालय ने उन्हें इस शर्त के साथ ही अंतरिम अग्रिम जमानत दी कि उन्हें जांच में सहयोग करना जारी रखना चाहिए। हालांकि याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम अग्रिम जमानत आदेशों के बावजूद उसे 12 दिसंबर 2023 को नोटिस भेजा गया, जिसमें पुलिस की हिरासत याचिका के जवाब में मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। मजिस्ट्रेट ने उसे 16 दिसंबर तक 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उसने आरोप लगाया है कि पुलिस हिरासत में रहने के दौरान उसे धमकाया गया और पीटा गया। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने 10 जनवरी को गुजरात सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, सूरत के पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त वेसू पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सूरत के 6ठे अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट को भी अवमानना नोटिस जारी किया है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता को पुलिस हिरासत में भेज दिया था। कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई करने के बाद 12 मार्च को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदन लाल चौधरी बनाम भारत संघ केस में 2022 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं के बेंच पर सुनवाई स्थगित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट अब इन याचिकाओं पर 28 अगस्त को सुनवाई करेगा। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस उज्जवल भैया की विशेष पीठ ने संक्षेप में दलीलें सुनी है। बता दें आपको कि लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर मामले को स्थगित करने पर सहमत हो गई है, जिन्होंने प्रस्तुत किया कि मामला अचानक मंगलवार रात 9 बजे सूचीबद्ध किया गया था, इसीलिए ईडी को तैयारी और बहस करने के लिए कुछ समय दिया जा सकता है। पीठ ने मामले को 21 अगस्त को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि एसजी मेहता के अनुरोध पर तारीख को 28 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस रवि कुमार ने कहा है कि देखा जाना चाहिए कि क्या पुनर्विचार वास्तव में छिपी हुई अपील है। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पुनर्विचार याचिकाओं की ओर से पेश होते हुए उन्होंने कहा कि क्योंकि पुनर्विचार सुनवाई खुली अदालत में हो रही थी, इसीलिए याचिकाकर्ता पीठ को ये समझाने के हकदार है कि बीएमसी के फैसले में त्रुटियां हैं, इस पर पूरी तरह से पुनर्विचार किया जाना चाहिए। सिब्बल की बात सुनने के बाद जस्टिस भुयान ने कहा कि 2 मुद्दे जिन पर प्रथम दृष्टया विचार करने की आवश्यकता है, उन्हें पूर्ववर्ती पीठ ने पहचाना है कि हालांकि पीठ की ओर से बोलते हुए जस्टिस कांत ने आश्वासन दिया कि दोनों पक्षकारों को अपना मामला पेश करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। कानूनी मुद्दे जिसमें पीठ की राय में कुछ त्रुटि शामिल है, उन पर विचार किया जाएगा। एसजी मेहता ने न्यायालय के अगस्त 2022 के आदेश पर जोर दिया और प्रस्तुत किया कि नोटिस जारी करने के तुरंत बाद ईडी ने हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि पुनर्विचार के उद्देश्य से न्यायालय द्वारा 2 मुद्दों की पहचान की गई। सिब्बल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं ने उन मुद्दों को रेखांकित किया जो उनकी राय में बीएमसी में गलत तरीके से तय किए गए। ईडी का हलफनामा अदालत के अगस्त 2022 के आदेश को नहीं बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई आदेश स्पष्ट रूप से मनमाना और संवैधानिक मूल्यों के साथ असंगत पाया जाता है तो संवैधानिक न्यायालयों को संविधान के कसौटी पर परिसीमन आयोग द्वारा पारित आदेशों की वैधता की जांच करने से नहीं रोक सकता है। कोर्ट ने कहा कि परिसीमन अभ्यास के हर कार्रवाई के खिलाफ न्यायिक पुनर्विचार की शक्तियों का इस्तेमाल करने से संवैधानिक न्यायालय को रोकना ऐसी स्थिति पैदा करेगा जहां पर नागरिकों के पास अपनी शिकायतों को रखने के लिए कोई मंच नहीं बचेगा। याचिकाकर्ता ने परिसीमन अभ्यास को चुनौती देते हुए गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की, जिसके परिणाम स्वरूप अनुसूचित जाति समुदाय के लिए गुजरात के बारडोली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित किया गया। निर्वाचन क्षेत्र को परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में परिसीमन आयोग द्वारा आरक्षित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 329(a) को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी पर याचिका खारिज कर दी है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने पर रोक है। इस तरह परिसीमन आयोग के आदेश को अपीलकर्ता की चुनौती, जिसे भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी, किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जा सकती। न्यायालय ने मेघराज कोठारी बनाम परिसीमन आयोग की संवैधानिक पीठ के फैसले को अलग करते हुए मामला पेश किया। न्यायालय ने कहा कि मेघराज कोठारी को के मामले में चुनाव प्रक्रिया में अनावश्यक देरी से बचने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप को प्रतिबंधित किया गया और प्रतिवादी द्वारा इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। परिसीमन आयोग के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए संवैधानिक न्यायालयों की शक्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध है। न्यायालय ने हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को इस सीमा तक खारिज कर दिया कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के आदेश को चुनौती देने पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 या पीएमएलए के तहत ट्रायल पूर्वगामी अपराध के ट्रायल के बिना चल सकता है। विधायक और पूर्व मंत्री को पिछले साल जून में प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी के लिए पैसे के लेन देन के मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने नौकरी के लिए पैसे के लेन देन के आरोपों पर धन शोधन मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। जस्टिस अभय
ओक और जस्टिस ऑक्सटीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और ईडी के वकील जोहेब हुसैन की दलीलें सुनी। न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल शुरू करने की व्यवहार्यता पर सवाल उठाए। जस्टिस ओक ने पूछा कि इस मामले में 1000 अभियुक्त हैं, इसलिए ट्रायल शुरू होने की संभावना, इस पर भी आपको विचार करना होगा। अगर पीएमएलए ट्रायल शुरू होने की कोई संभावना नहीं है तो अन्य मुद्दे अप्रासंगिक होंगे। क्या इस मामले में बिना किसी ट्रायल के पीएमएलए आगे बढ़ सकता है? जब इस मामले के अंदर आरोप सिद्ध ना हो जाए, पीएमएलए में दोष सिद्धि कैसे हो सकती है? मेहता ने जवाब दिया कि पीएमएलए ट्रायल आरोप सिद्ध होने से पहले समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन दोनों ट्रायल एक साथ चल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन द्वारा दायर एक अन्य मामले में इस मुद्दे पर विचार कर रहा है। हुसैन ने बताया कि बालाजी और एम कार्तिक के द्वारा इंडियन बैंक और एसबीआई के शाखा प्रबंधकों को पासबुक जारी करने का अनुरोध करने वाले 2 पत्र बालाजी के कंप्यूटर पर पाए गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि उन्होंने बताया है कि बालाजी के अधिकृत प्रतिनिधि ने जमा पर्ची पर हस्ताक्षर किए थे, जो दर्शाता है कि जब्त किए गए सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बालाजी पर पीड़ितों को अपने पक्ष में करने का आरोप लगाया है। ईडी ने तर्क दिया है कि नगद जमा बालाजी के विधायक वेतन या कृषि आय से संबंधित नहीं थे। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में पांडुपोल हनुमान मंदिर आने के लिए 2025 तक निजी वाहनों की जगह अब इलेक्ट्रिक शटल बसें बफर जोन में होटल और रिसोर्ट के संचालन के लिए कड़ा नियम करना और टाइगर हैबिटेट प्रबंधन में सुधार और फील्ड स्टाफ की संख्या बढ़ाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का टाइगर रिजर्व में पांडुपोल हनुमान मंदिर के लिए बनाई गई सीईसी के सिफारिशों की समीक्षा करते हुए दी गई सिफारिशों, जमीनें, इलेक्ट्रिक शटल बसें, बफर जोन के लिए कड़े नियम और हैबिटेट प्रबंधन में सुधार का समर्थन किया है। राजस्थान राज्य सरकार ने इन उपायों के लिए समय सीमा और बुनियादी ढांचे के समायोजन के साथ ही सहमति व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने आश्वासन दिया कि राज्य निजी वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक बसों में यात्रियों को ले जाने के लिए तत्काल कदम उठाया और ऐसे में ये उठाया जाएगा ये कदम इसलिए ताकि बाघ के आवास और तीर्थ यात्रियों की भावनाओं के बीच संतुलन बना रहे। उन्होंने सीईसी की फील्ड अधिकारियों और स्टाफ की कमी की चिंता का भी समाधान किया है। इस मुद्दे को हल करने के लिए मुख्य सचिव से बात करेंगे और क्षेत्र के बाघ आवास के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। वहीं आप सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़े कथित मारपीट के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी वैभव कुमार की जमानत मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर अब 27 अगस्त को सुनवाई करेगी। बता दें आपको कि आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा है कि वैभव के द्वारा कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब पर ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिए जाने की मांग की है। वैभव की ओर से पेश सिंघवी ने कहा है कि जवाब के 3 हफ्ते बहुत ज्यादा है। हालांकि कोर्ट ने 21 अगस्त तक दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने और 24 अगस्त तक वैभव को अपना संक्षिप्त जवाब दाखिल करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट 27 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई करेगा। दिल्ली पुलिस ने संजय सिंह और आतिशी के बारे में कहा था कि दोनों पहले सार्वजनिक रूप से वैभव कुमार द्वारा स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की बात स्वीकारी और फिर पूछताछ के दौरान अपने बयान से पलट गए। दिल्ली पुलिस जांच करेगी कि क्या मालीवाल पर हमले के पीछे कोई षड्यंत्र था। पुलिस ने चार्जशीट में यह भी आरोप लगाया है कि दिल्ली सीएम आवास में क्राइम सीन के आसपास मौजूद लगे सीसीटीवी के डीवीआर जब्त किए जाने से पहले चुनिंदा फुटेज मीडिया में लीक किए गए। स्वाति मालीवाल 13 मई 2024 को
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आधिकारिक आवास दिल्ली सीएम हाउस गई थी। उन्होंने वहीं से 100 नंबर पर कॉल करके दिल्ली पुलिस को अपने साथ मारपीट के बारे में सूचना दी थी। मामला सार्वजनिक होने के एक दिन बाद स्वाति मालीवाल पुलिस स्टेशन पहुंची थी और औपचारिक रूप से विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। मालीवाल ने विभव पर उन्हें बेरहमी से पीटने का आरोप भी लगाया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में आशा किरण केंद्र में 14 मौत के मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव को निर्देश दिया है कि वो 12 अगस्त तक ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। बता दें आपको कि मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव के आश्वासन पर गौर किया कि वो इस मामले की मॉनिटरिंग व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव से कहा है कि आप असहाय महसूस नहीं करें और समस्या का प्रभावी रूप से हल करें। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव को निर्देश दिया कि वो दिल्ली के उपराज्यपाल से मिले और उनके आर्थिक मदद मांगे ताकि संविदा पर कर्मचारी रखे जा सके और स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके। इससे पहले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा था कि सरकार द्वारा संचालित केंद्र में एक महीने में 14 मौतें महज संयोग नहीं हो सकती है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव को व्यक्तिगत रूप से केंद्र का दौरा करने और साथ ही साथ कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश भी दिया था। हाईकोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को आशा किरण केंद्र के पानी की जांच करने का भी आदेश दिया। कोर्ट को बताया गया कि मृतक महिलाओं में से कई टीबी की बीमारी से पीड़ित थी। बता दें कि जुलाई में आशा किरण होम में रहने वाले 14 लोगों की मौत रोहिणी के बाबा अम्बेडकर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी। मरने वालों में एक किशोर, 8 महिलाएं और 5 पुरुष थे। आशा किरण होम में करीब 980 मानसिक रूप से बीमार लोग रह रहे हैं। फरवरी से लेकर अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायालय के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करना अस्वीकार्य होगा। इस संदर्भ में आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि सीआरपीसी की धारा 482 क्या होती है। क्या हाई कोर्ट सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के तहत अपनी इनहेरेंट पावर्स यूज करते हुए किसी कन्विक्ट को सरेंडर करने से एग्जेम्प्ट कर सकता है, उस केस में जहां कॉन्करेंट फाइंडिंग्स है कन्विक्शन की। सुप्रीम कोर्ट ने दौलत सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस में हेल्ड किया कि हाई कोर्ट ऐसा करना इम्परमिसेबल नहीं होगा। इस केस में पिटिशनर ने विवेक राय वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ झारखंड के केस को रेफर करते हुए आर्ग्यू किया कि हाई कोर्ट एग्जेम्पशन फ्रॉम सरेंडरिंग ग्रांट कर सकती है अपने इनहेरेंट पावर्स के अंडर जो सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी से मिलती है। लेकिन ये सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी क्या है? लेट मी एक्सप्लेन। सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स ग्रांट करता है ताकि सभी लॉ सही से अप्लाई हो और कानूनी प्रक्रिया का मिसयूज ना हो। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.